अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, इस पाकिस्तान में एक तो वज़ीर आज़म चाइना गए हुए थे और चाइना से वापस आए, तो पाकिस्तान में सियासी हलचल काफी शुरू हो चुकी हुई है। जो कल के दुश्मन थे आज इकट्ठे बैठ रहे हैं, पहले भी साथ हुए थे फिर अलहदा हो गए, लेकिन अब वो दोबारा इकट्ठे हो रहे हैं। सोच सिर्फ एक ही है कि मौजूदा हुकूमत से निजात दिलाई जाए। अपोजिशन की बैठकें हो रही हैं। आज भी आसिफ अली जरदारी साहब पहुंच गए चौधरी शुजात साहब के घर, वहां पे उनकी खैरियत दरियाफ्त की, उनकी सेहत के लिए दुआ की और उनके साथ सियासी जो सूरत हाल है उस पर भी तबादला ख्याल किया। और आपको मालूम है कि अभी कुछ रोज कबल शहबाज शरीफ साहब के घर भी गए, जहां पे हमजा शहबाज भी थे, मरियम नवाज साहिबा भी थी और बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी साहब दोनों थे। आज ये मुलाकात हो गई। इतलात में यह है कि जी कल एमक्यूएम का वफ्द जो है मियां शहबाज शरीफ साहब और पीएमएलक्यू की लीडरशिप से लाहौर में मुलाकात करेगा। और अब देखना यह है कि कौन किस तरफ चल रहा है। हुकूमती इत्तेहादियों में एमक्यूएम और पीएमएलक्यू, अपोजिशन की जमातों से मुलाकातें शुरू हैं। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। आज मैं सुन रहा था कुछ लीडरशिप का यह ख्याल था कि जो हुकूमती लीडरशिप है उनका यह ख्याल है कि जी कल तो ये कहते थे कि एक दूसरे के गले काट कर या पेट काट कर जो है पैसे निकाल के लाएंगे, घसीटेंगे, लटकाएंगे, और आज अब ये इकट्ठे बैठ चुके हैं क्योंकि ये एक चोरों का टोला है जो मुफाद परस्त हैं और अब ये इकट्ठे हो गए हैं क्योंकि अब इनकी जान इकट्ठी फंसने वाली है। लेकिन दूसरी जानिब अपोजिशन का यह ख्याल है कि ये तो हम तो अपोजिशन है, हमारा तो ये पूरा हक है कि हम इकट्ठे हो जाएं हुकूमत से निजात हासिल करने के लिए। लेकिन इमरान खान साहब तो हुकूमत में आने से पहले काफ लीग को कातिल लीग, एमक्यूएम को मर्डरर्स और शेख रशीद को चपड़ासी भी कहते रहे हैं, तो वो भी तो साथ लेकर चल रहे हैं उनको। और ये इन तमाम सूरत हाल में क्या क्या गुफ्तगू होती रही, ये जरा एक ही दफा आप सुनवा दें तो फिर मैं अपने तारुफ करवाऊं और फिर गुफ्तगू का आगाज किया जाए। हमारा अपना अपना मंशूर बेशक रहे, जहां तक अवाम का मुतालबा की बात है वहां तक तो मुस्लिम लीग नून हो, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी हो, हम सब पेज पे हैं और पाकिस्तान के अवाम इसीलिए एक पेज पे हैं कि इमरान साहब को जाना पड़े। शदीद क्राइसिस के ज़माने में अगर आज हम इकट्ठे न हुए और हमने अपने अंदर हमआहंगी पैदा न की तो फिर कौम हमें माफ़ नहीं करेगी। इसलिए हमने ये इत्तेफाक पाया कि हमें इस गवर्नमेंट से छुटकारा हासिल करवाने के लिए, अवाम के दुखों को ख़त्म करने के लिए हमें तमाम आइनी, कानूनी और सियासी ऑप्शंस को बिला ताख़ीर हमें उनको इस्तेमाल करना होगा। ये बात आपने कही अदम एतमाद की कि एक कॉन्स्टिट्यूशन लीगल ऑप्शन है हमारे पास। इस ऑप्शन को पाकिस्तान के वसीतर मफाद में संजीदगी के साथ लेंगे और यकीनन पीपल्स पार्टी इस बारे में क्लियर है। हमारी पार्टी में दो राह थी, मगर मियां नवाज शरीफ की लीडरशिप में इसमें अब बहुत हद तक यकसुई है। बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि वो लॉन्ग मार्च शुरू करेंगे। आपकी गलतफहमी है कि आप लॉन्ग मार्च जो है वो कर सकते हैं, आप शॉर्ट मार्च भी नहीं कर सकते। तो इस दफा इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको कुछ लोग भी दे। आपको अगर ऊंट वगैरह चाहिए तो वो भी दे देते हैं, कोई घोड़े वगैरह चाहिए, कोई गाड़ियां चाहिए, ताकि आप इस्लामाबाद पहुंच सकें। जिस तरीके से पीपल्स पार्टी का सरेंडर डॉक्यूमेंट साइन किया है शहबाज शरीफ के घर जाके, और जिस तरह से आपने ये फैसला किया है कि पीपल्स पार्टी का पंजाब में कोई सियासी किरदार नहीं होगा, और नवाज शरीफ एंड फैमिली ने फैसला किया है कि उनका सिंध में कोई सियासी किरदार नहीं होगा, तो इससे ही अंदाजा हो जाता है कि आपकी मुस्तकबिल की सियासत किस कदर तारीख है। आपकी मुस्तकबिल की सियासत किस कदर तारीख है। आपने सुन ली सारी बातें। मेरे साथ इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियो में कमल शौजब साहिबा,
पार्लिमानी सेक्रेटरी ब्राय प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत कमल आपके वक्त का। इस्माइल राहू साहब सूबाई वजीर हैं, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राहू साहब आपका भी। सेनेटर कामरान मुर्तजा साहब सीनियर लीडर हैं जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान साहब के ग्रुप के, बहुत बहुत शुक्रिया कामरान मुर्तजा साहब आपका। और कैसर अहमद शेख साहब रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। अगर इजाजत दें कंवल साहिबा तो इस्माइल राहू साहब की तरफ चलते हैं। राहू साहब, सूरत हाल आपके सामने है, बैठक आज भी हो गई PMLQ के साथ, चौधरी शुजात साहब के पास चले गए आसिफ अली जरदारी साहब, और फिर आपने देखा शहबाज शरीफ से भी दोबारा मुलाकात हो गई। अब सुनने में आ रहा है कि शायद आने वाले दिनों में जो है वो मौलाना फजल रहमान साहब से भी मुलाकात या राब्ता हो जाएगा। तो मामला वाकई अब इस तरह चलेंगे या पहले की तरह होगा जिस तरह PDM पे इकट्ठे बैठे थे और उसके बाद फिर राहें जुदा हो गई? जमींदार साहब, अपोजिशन का जो प्लेटफॉर्म है, अपोजिशन की जो सियासत है और अपोजिशन का जो एजेंडा है, खासतौर पर सारी इस सूरत-हाल में, वो देखें PDM में हम लोग सब इकट्ठे भी थे और PDM का इनिशिएटिव जो था वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ही था और बुनियाद भी पीपल्स पार्टी ने ही जिस दिन पड़ी उस दिन सारे उसको होस्ट किया। तो लेकिन उसके काफी हम लोग आगे भी बढ़े, लेकिन उसमें कुछ चीजें आ गई जिसकी वजह से राहें जुदा हुई। लेकिन उसका मतलब ये हरगिज नहीं था कि जो उसका मकसद था कि इस मौजूदा जो सिलेक्टेड हुकूमत पाकिस्तान की अवाम पे मुसल्लत है उससे जान छुड़ानी है, पाकिस्तान की अवाम को, पाकिस्तान को उससे आज़ाद कराना है, पाकिस्तान को उससे निजात दिलानी है। कोई उसमें किसी भी आप देख लें, चाहे जो जमायतें PDM के साथ थी वो PDM के साथ रहीं या ना रहीं, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, अवामी नेशनल पार्टी हो या बाकी मानदा पार्टियां जो PDM के साथ नहीं रही, उनका मुश्तरका लायामल नहीं रहा, लेकिन अलग अलग लायामल रहा। लेकिन वो रहा यही कि इस हुकूमत से जान छुड़ानी है, इमरान खान को घर भेजना है, पाकिस्तान की अवाम अब इसका मजीद बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो मैं समझता हूं कि ये खुशाइन बात है कि ये जो ऑब्जेक्टिव एक है, मकसद एक है कि इस मुल्क में सही जमहूरियत बहाल होनी चाहिए और सही अवाम की हुक्मरानी होनी चाहिए, जो वो हुकूमत होनी चाहिए जो अवाम के मुफादात का ख्याल रखे, जो अवाम के लिए काम करे, जो अवाम के मुताबिक और अवाम के फायदे के लिए पॉलिसियां बनाए। फकत IMF की पॉलिसियां ना हो और मुल्क को गिरवी करने के लिए पॉलिसियां ना हो, फकत कर्जा लेने के लिए पॉलिसियां ना हो, फकत महंगाई बढ़ाने के लिए ना हो। तो ये तो खुशाइंद बात है। मैं समझता हूं कि इसमें काफी पेशरफ्त हो चुकी है और इंशाल्लाह हम तो पहले से ही पुरुमीद थे, चाहे PDM में हम इकट्ठे थे या उसके बाद भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस सूरत-हाल पे हमेशा यकीन रहा है कि ये अवामी हुकूमत नहीं है, अवाम इसके खिलाफ है और इसको घर जाना पड़ेगा। कामरान मुर्तजा साहब, यकीनन मौलाना फजल रहमान साहब पहले आ चुके हैं। इस वक्त जितनी भी अपोजिशन की जमातें हैं उसमें अब तक मौलाना फजल रहमान साहब वाहिद लीडर हैं और जो अपनी जमात को लेकर इस्लामाबाद पहुंचे थे। उसके बाद सूरत हाल बदल गई, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि शायद मुश्तरका लाएअमल होगा, लेकिन सिर्फ पार्लियामेंट की हद तक, इससे ज्यादा नहीं, कि बाहर जो ऑन स्ट्रीट पावर होगी वो इंडिविजुअल ही होगी, PDM की अलहदा होगी, पीपल्स पार्टी की अलहदा होगी। इस सारी सूरत हाल में आपको क्या लगता है कि अब जो ये बेड़ा उठाया है ऑपोजिशन के लीडर्स ने, ये कुछ आगे लेकर चलेंगे? क्योंकि पहले तो काफी हद दूर तक बातें चली गई थी। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने भी बड़ी अजीब सी बात कही थी, वो बाद में हम जिक्र करेंगे। आप क्या कहते हैं कामरान मुर्तजा साहब? देखिए, ये नंबर्स पूरे करना यकीनन या तो पीपल्स पार्टी के हाथ में होगा इस वक्त या फिर नून लीग के हाथ में। बाकी दीगर पार्टियां तो अपना वजन डाल सकती हैं उस पलड़े में, और अगर इनके पास नंबर्स पूरे हो गए हैं, ये हो सकता है कि हमारे पास भी कुछ नंबर बढ़ जाएं। जो नॉन नंबर हैं वो उससे जो है ना कुछ वजन हमारा जो है ना वो बढ़ जाए, वो हम कुछ उसमें प्लस करके डाल दें। मगर बेसिकली जो है ना बुनियादी तौर पे ये काम करना है नून को और पीपल्स पार्टी को। और अगर ये समझते हैं कि इसमें ये कामयाब हो गए हैं और गवर्नमेंट टॉपल हो सकती है,
तो मकसद तो यकीनन एक है कि गवर्नमेंट को टॉपल किया जाए ताकि उसके बाद के हालात जो है, जो आज के हालात हैं, इससे बेहतरी की तरफ जो है वो अमल शुरू हो। तो वो हमें जो है इसमें कोई एतराज़ नहीं होगा कि इसमें पीपल्स पार्टी और नून ने जो काम शुरू किया है या जिसके लिए वो तसल्ली करवा रहे हैं कि जिसकी वो एश्योरेंस दे रहे हैं कि उनके पास नंबर्स पूरे हो सकते हैं, तो अगर वो पूरे हो सकते हैं तो हमारा मकसद जो है हम तो ये नहीं कि इस गवर्नमेंट को गिराना है, और अगर गवर्नमेंट गिरती है तो इसमें कोई एतराज़ वाली बात नहीं होगी हमें। सही। कमल शौजब साहिबा, आपने अपोजिशन की गुफ्तगू सुन ली, आपने सॉर्ट्स भी सुन लिए, बिलावल साहब की भी बात सुनी, शहबाज शरीफ साहब की भी बात सुन ली, आपने फवाद चौधरी साहब की भी बात सुन ली। अगर तो कहना ये चाह रहे हैं कि शायद अब दिन गिने जा चुके हैं, कुछ परेशानी है? आज भी था तर्जुमानों का इजलास, क्या बना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच ज़मीर। देखिए, दिन तो पहले दिन से गिने हुए होते हैं, 5 साल पूरे होते हैं। दिन में डिवाइड कर लें तो पता चल जाएगा। वो उस हिसाब से तो हमारे दिन, हमने डे 1 से अपने दिन गिने हुए पूरे। लेकिन उल्टी गिनती जिसने गिनी है वो आपको अंदाजा हो रहा है। मुझे ये बताइए, अब तो 1 साल रह गया है ऑलमोस्ट। इतनी कलबलाहट, घबराहट, 11 पार्टियां खड़ी हुई, आर होगा, पार होगा, इस्तीफों का 4 होगा, 8 दिसंबर को कुछ स्टेटमेंट, 14 को कोई और स्टेटमेंट, फिर तितर बितर हो गए। 3 मार्च 2021 को एक इलेक्शन हुआ सेनेट का, जिसमें पीपल्स पार्टी, नून लीग भाई भाई हो गए, जरदारी नवाज भाई भाई हो गए, दोनों ने मिलके इलेक्शन लड़ा। इन्होंने अपना जॉइंट कैंडिडेट खड़ा किया, वही यूसुफ रजा गिलानी साहब खड़े किए जिनके खिलाफ जो है काला कोट पहन के मियां नवाज शरीफ साहब ले गए थे, वो मेमो गेट वाला स्कैंडल। और कितनी उनकी स्टेटमेंट्स हैं, चलें उसको भी थोड़ी देर के लिए भूल जाएं। पहले तो चोर चोर, जरदारी चोर, फलाना चोर, स्विस अकाउंट्स का मसला, सरे महल वाले प्रॉब्लम, वो मौलवी नवाज शरीफ, जियाउल हक के बेटे, वो सारी बातें अवाम को मेरा ख्याल है भूलनी नहीं चाहिए, क्योंकि जियाले जो हैं वो काफ़ी इस पे एक्टिवली पार्टिसिपेट करते रहे। यही इनका इलेक्शन का नैरेटिव होता था। और मेरे भाइयों, याद रखना, मरियम बीबी फरमाती थी, जरदारी और इमरान एक ही सिक्के की 2 शक्लें हैं। इमरान को वोट डालोगे तो जरदारी को जाएगा, जरदारी को डालोगे तो इमरान को जाएगा। ये झूठ चौताली की जो पूरी फौज है ये हुकूमत, और हमारा काम है लोगों को याद कराना कि ये क्या लोगों के सेंटिमेंट्स के साथ खेल के इलेक्शन लड़ते रहे हैं। 35 साल इन्होंने एक दूसरे से बारियां ली हैं इस मुल्क में, और एक दूसरे को झूठा करप्ट कहने के बाद दूसरे की बारी आती रही है। बहरहाल इस नूरा कुश्ती के बारे में 2011 में वजीर आजम साहब ने फरमाया था कि दोनों आपस में एक हैं, और जब चोरों पे हाथ पड़ता है तो वैसे ही इकट्ठे हो जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी कई भी सारी बातें अवाम अपनी आंखों से देख रही है खुली। अब आपने कहा कि जनाब कोई घबराहट है, घबराहट जिनको है वो इकट्ठे हो रहे हैं, वो कभी लॉन्ग मार्च, कभी शॉर्ट मार्च, कभी इस्तीफे, कभी कुछ। 3 मार्च 2021 को जो इलेक्शन हुआ था उसमें बड़े मजे से नून लीग को पीपल्स पार्टी ने ताजी लगी हुई ठंडी फ्रीजर की जो गंडेरियां होती ना बर्फ पे रखी, उस तरह से इस्तेमाल करके चूस के फेंक दिया था। उसके बाद जब यूसुफ रजा गिलानी साहब सेनेटर बन गए और लीडर ऑफ द अपोजिशन वाला मसला आया तो फिर लड़ाई हो गई। फिर उसके बाद ग्रुप एक वो जो है वो तारड़ साहब की मौजूदगी में नून लीग का ग्रुप तो अलग बैठता है सेनेट में। तो अभी NA 131 शाइस्ता परवेज मलिक साहिबा ने इलेक्शन लड़ा, उसमें भी आपने वीडियोस चलती हुई सुनी, उसमें भी आपने इंतहाई खौफनाक किस्म की बयानबाजी सुनी। इनकी पंजाब की सारी लीडरशिप पीपल्स पार्टी की नून लीग के ऊपर फायरिंग करती रही, और नून लीग की सारी लीडरशिप ने अपनी वीडियोस के साथ वो चलाएं। उन्होंने कहा है बिलावल ने कि मंशूर हमारा अपना इलेक्शन हम अपने तौर पे लड़ेंगे। एक सेकंड अभी तो एक एजेंडा एक है, सिर्फ हुकूमत मंशूर बात नहीं है। मैं सिर्फ ये बताऊंगी कि इसको यू टर्न भी नहीं कहते, इसको कहते हैं गोल गोल घूमना, इसको कहते हैं अवाम से झूठ बोलना, बार बार झूठ बोलना। नजरियात तो आपके हैं ही नहीं। काफ लीग कातिल लीग, MQM डकैत, डाकू, कातिल। शेख रशीद साहब, मतलब बार बार मैं कहना चाहता हूं, मैं जवाब दे रही हूं ना, मैंने आपकी ये इंट्रोडक्शन में बात सुनी, उनमें से किसी के ऊपर भी कोई उस तरह के जो फाइनेंशियल करप्शन के चार्जेस नहीं लगे हुए थे, जुबानी चार्जेस। कातिली क्या, बेनजीर साहिबा खत लिख के दे के गई थी तो इन्होंने उनको साथ अपना डिप्टी वजीर आजम नहीं बनाया था। तो
समझ ये आई है कि किसी टाइम पे भी इनका मुकमका हो जाता है और किसी टाइम पे भी जुदाई हो जाती है। सब सियासतदानों का, इमरान नहीं, खान सब साहब ने भी किया सियासतदानों था। का नहीं है, इमरान बिल्कुल खान नहीं साहब है। ने भी किया था ना। अगर इमरान खान साहब ने करना होता तो इन दो बड़ी चुके पार्टियों हैं। में से किसी एक के साथ बैठकर तगड़ी हुकूमत बना सकते थे। 2018 से पहले। अब मेरी अगली बात सुन लें जो आपने मुझे बताया, और एक मेरे भाई पीपल्स पार्टी वालों ने एक बड़ी अच्छी रटी रटाई सी एक तकरीर की, अवाम की होनी चाहिए, अवाम की। भाई आप वजीर हैं, मुझे जरा लाड़काना ही बता दें, लाड़काने में आप मुझे डेवलपमेंट दिखा दें। अगर ये मॉडल डिस्ट्रिक्ट होता तो हम रेप्लिकेट करते इसको। मैंने तो वहां पर ये देखा है क्योंकि मेरा ताल्लुक सिंध में मेरी दादका बैठा हुआ है, तो मेरा तो आना जाना वहां लगा रहता है। वहां पर आप सिर्फ लाड़काना जो बीबी की जगह है मेन, जहां से बिलावल साहब बन कर आते हैं, एमएनए बने हुए हैं, और सारा वहां पर इतनी बड़ी बड़ी वहां बरसियां होती हैं, जलसे होते हैं, मरियम साहबा से भी आप तकरीरें कराते हैं। आप सिर्फ उस इलाके में मुझे डेवलपमेंट दिखा दे, खंडर बना हुआ है, खंडर। आप हमें बातें सुना रहे हैं, हमारा तो दुनिया इस वक्त एक्नॉलेज कर रही है। आपको मैं अभी गिनवा देती हूं, 5.37 एक्नॉलेज एंड एक्रेडिटेड बाय वर्ल्ड बैंक, एक्रेडिटेड बाय IMF, और ये वही IMF है जिसके साथ परमानेंट या लॉन्ग टर्म के कर्जे। सारी बातों का अगर पहले सवाल में जवाब दे जाएंगी तो फिर फायदा कोई नहीं। कैसर अहमद शेख साहब PMLN के भी ज्वाइन किया उन्होंने, उनसे भी पूछ लो ना। 3 वर्सेस 1 है तो अभी 2 हुए ना, 2 4 वर्सेस 1 है, नहीं 3 हो गए हैं ना। नहीं मैं सुन लेते हैं, एक मिनट सिर्फ सुन लें, मैं प्लीज मैं चाहता हूं सिर्फ इतना सुन ले। इन्होंने कहा जी महंगाई और हालात तो खराब भाई आपकी वजह से थे, अवाम ने आपको रिजेक्ट किया। 3.5 साल आपने एक ही बात तो हम सुन रहे हैं 35 सालों से आपने जो हालात खराब देखे, मैं तो आपको बता रही हूं ना, मैं तो आपको रेफरेंस दे रही हूं। मैं चाहता हूं आप सही कह रही हैं, नंबर फजिंग वाली बात नहीं कर रही। नहीं मैं बिल्कुल इस बात से एग्री करता हूं। इस वक्त क्या कह रहा है, आपको इकोनॉमिस्ट क्या कह रहा है, इस पे कोई दो राय नहीं। और कैसर अहमद शेख साहब बुजुर्ग हैं, मैं इनसे सिर्फ एक सवाल पूछूंगी, जो इन्होंने इल्जाम लगाने लगा दें, मगर सिर्फ इनसे पूछूंगी कि ये बता दें मुझे, वो गुर बता दें कि मकसूद चपड़ासी के अकाउंट में 4 अरब रुपया कैसे आया। चलें, मैं नहीं सवाल करता, कैसर अहमद शेख साहब आप जवाब इसी का दे दें। पैसा है वो, और ये जो तैयारी का पैसा है वो, कैसर अहमद शेख साहब चिन्हियों से ताल्लुक रखते हैं, बैठते कराची है। मेरा ताल्लुक है अहमदपुर शर्किया से। 4 अरब रुपए में 2 यूनिवर्सिटियां बन सकती हैं। अब कामरान मिर्जा साहब आप कहां से हैं, मैं कहां से हूं, अब ये तो ये अरबों रुपया हमारी आवाम के पैसों से गया हुआ है, मुफ्त कैसर अहमद शेख साहब रेवड़ियां बांट के। अच्छा चले, अब कैसर अहमद रेवड़ियां मुड़ अपने मेरी बात सुने, अब आप उनसे सवाल पूछें। आपने कह दिया ना जी कैसर अहमद शेख साहब, अब मैं कुछ नहीं कहता। फवाद चौधरी साहब ने भी बात कर दी कि ये कुछ भी नहीं होगा, आप लोग कुछ भी नहीं कर सकेंगे। और दिलचस्प बात यह है कि जो आज CEC का इजलास हुआ है, उसके बाद मरियम नवाज साहिबा ने जो ट्वीट की है, keeping the plight of the masses and government's ineptitude and failure in every field, there is a consensus in the party that IK government has to go. Every day that is allowed to stay will add to the misery of the people. Not a single member disagreed. ये CEC में हुआ, कुछ के कुछ थे तहफुजात, लेकिन आप क्या कहते हैं? कमल साहिबा ने कहा है कि वो पता नहीं किस किस के अकाउंट में इतने अरबों रुपए पैसे कहां से आए। If wishes were horses, beggars would fly. चलें, मरियम बीबी के ट्वीट का जवाब जी। जमीर हैदर, आपकी हौसला और हिम्मत है कि रोज एक ही किस्म की बातें सुन के कि वो चोर है, वो डाकू है, इनको क्या है? कोई आर्गुमेंट दें, कोई अपना परफॉर्मेंस बताएं, कोई बताएं कि इन्होंने क्या किया। के पैसे बता दें कैसर साहब। ये चीज तो ये पिछले 10 साल से एक ही बात कर रहे हैं। अब इनको मैं क्या, मुझे अच्छा भी नहीं लगता कि ये बातें सबको, इनकी बातें सुन चुके हैं, हर कोई सुन चुका है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि मैं ये बात करता हूँ, हम आपस में उनकी आवाज नहीं आएगी, वो स्काइप पे अगर आप बोलेंगे तो आवाज नहीं आएगी। सुन लेना, उनकी बात सुन ले, फिर आप अपनी लाइन पे जवाब दे दीजिएगा ना। जी किधर गया वो सिरे महल? मैं शेख साहब की बात, शेख साहब की बात तो सुन लेना। जी शेख साहब, काफी बात कर ली, अब किसी की सुन भी लीजिए। बात यह है कि ये आपके सामने है जो इन्होंने हमें बातें बताई कि हम जी करप्शन के लिए आए हैं, करप्शन खत्म करने। तो आप लोगों ने एक दूसरे को बताई थी। करप्शन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का आ गया, तो सही ना? क्या कौन सुनेगा? जब एक पूरी दुनिया की एक रिपोर्ट आ गई, उसमें ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने जो बताया करप्शन का कंसेप्ट, तो वो 140 मुल्कों से हमारा ज्यादा है करप्शन। 180 मुल्कों में से, यानी 40 मुल्कों में हमसे कम है और 140 मुल्कों में हमसे ज्यादा, यानी हमारी करप्शन उनसे ज्यादा है 140 मुल्क। अब इनके पास क्या जवाब रह गया? आए तो इस बात पे थे, अब 50 लाख घर बना देनी थी, बाहर के लोगों ने यहाँ आना था कारोबार करने के लिए। हालत क्या है? ये जो ये बता रहे असल में या तो पूछ के, या तो कह रही, या इनको वाकई इल्म नहीं है।
देखिए ये कह रही है 5,600 ग्रोथ हुई या 5,400 ग्रोथ हुई, मैं मान रहा हूँ, मैं उस बात को कोई इतराज, क्योंकि ये फिगर्स हैं फिगर्स, लेकिन ये पूरे 3.5 साल की टोटल फिगर जो है ना, एक साल में 1.5 माइनस रहा, एक साल में 0.5 ग्रोथ हुई, अभी ये 5,000 या 4 आई, ये तीनों 3.5 साल की मिला रहे हैं तो 8% ग्रोथ है, एवरेज 2.2 बनती है, आबादी में इतना इजाफा हो गया। मैं नहीं समझ आ रही कि क्या इन्होंने रिजल्ट, इन्होंने 3.5 साल में क्या मुल्क को आगे बढ़ाया। इस वक्त इंडिया में 10% ग्रोथ हो रही है आज इंडिया में। कैसा है शेख साहब की से आवाज ज्यादा था, लेकिन $44 बिलियन की डायरेक्ट फॉरेन, आवाज नहीं आ रही आपको? बीच में ब्रेक हुई थी जी जी डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट पिछले साल फिगर आप ले लीजिए, इंडिया में $44 बिलियन की आई है। मुझे एक बात का जवाब दे दें कैसर अहमद शेख साहब। फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि दोनों बड़ी जमातों ने एक दूसरे को डिस्काउंट कर दिया और दोनों ने एक दूसरे की जो प्लेइंग फील्ड्स थी वो दे दी। पीपल्स पार्टी ने पंजाब पीएमएलएन को दे दिया और पीएमएलएन ने सिंध पीपल्स पार्टी को दे दिया। ये जो परसों मुलाकात हुई है उस हवाले से उन्होंने कहा, और मौलाना फजलुर रहमान साहब को शेख साहब कहते हैं कि बिल्कुल दूध में से मक्खी की तरह बाहर निकाल दिया। पहले भी वैसे यही करते रहे। अब आप बताइए कि ये बात ज़मीर हैदर, या तो आप कोई बात हो ना, किसी में कुछ लॉजिक बीच में हो, या तो आपको पता लगा या मुझे तो पता नहीं है। मैं जो कमेटी है ना, सेंट्रल वर्किंग कमेटी का मेंबर हूँ। मैं एक कमेंट बिल्कुल कैसर अहमद शेख साहब, तो डायनेस्टिक कैसर अहमद शेख साहब, मैं एक ब्रेक पे जाना है मुझे, उससे पहले मैं चाहूंगा कि एक सेकंड कामरान मुर्जा साहब, ये जो शेख रशीद साहब ने कल कहा है कि जनाब ये दोनों पार्टियां अब जब इकट्ठे हो गई हैं तो इन्होंने मौलाना फजलुर रहमान साहब को जो है वो मतलब निकाल दिया बीच में से, क्या इसमें कोई सच्चाई है या जो स्ट्रीट पावर है वो उस तरह ही चलेगी जिस तरह आपने कहा कि पार्लियामेंट के अंदर तो ये दो बड़ी जमातें ही कुछ कर सकती हैं? शेख साहब अपनी निबेड़ें, बस वही काफ़ी है। अब शेख साहब जो ना सिंगल सीट पे जो है इंटीरियर मिनिस्ट्री लेके बैठे हुए हैं, काफ़ी नहीं है क्या? जब उनको कोई एक सिंगल सीट पे मक्खी की तरह नहीं निकाल सकता तो हम तो इतने जो है ना सीट पावर के साथ और इतनी सीटों के साथ हम इतने आसान नहीं है कि हमें कोई निकाल पाए पॉलिटिक्स में। इस वक्त तो आप ये देखिएगा कि मौलाना की पॉलिटिक्स जो है वो मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा कामयाब रही है, और उसका नतीजा आपने सुबह खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात में देख लिया। तो जिसका वोट बैंक बड़ा हो उसको कोई मक्खी की तरह ना निकाल सकता है, ना हम कोई अप्रीहेंड करते हैं, ना हमें कोई ख़तरा है किसी से। तो शेख साहब अपनी खैर मनाए कि उनकी पॉलिटिक्स ख़त्म होनी जा रही है। वो इससे पहले भी एक दफ़ा रिटायरमेंट ले चुके हैं, अब मेरा ख्याल है इसके बाद परमानेंटली रिटायरमेट लेके कामरान मुर्जा साहब मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, मैं ब्रेक के बाद आऊंगा। तो एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं कि शायद मुश्किल हालात पैदा होने जा रहे हैं पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के लिए भी, क्योंकि उन्होंने भी काफी देर मजे कर लिए और अब शायद ज्यादा मुश्किल हालात होंगे पीएमएलएन की लीडरशिप के लिए भी, जिस वजह से ये दोनों इकट्ठे हो रहे हैं। मैं चाहूंगा कि ये मेरे पार्टिसिपेंट्स इस पर भी कमेंट कर दें। अभी नाज़रीन वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने, क्योंकि ये एक ही वक्त पे दोनों चीजें चल रही थी, जहां पे पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी की क़यादत मिल रही थी, वहीं पे शाहिद खाकान अब्बासी साहब सिंध में बैठकर पीपल्स पार्टी के हवाले से क्या कह रहे थे, ये जरा सुन लें। आज 13 साल पीपल्स पार्टी की हुकूमत को यहाँ हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी यहाँ के अवाम जो बुनियादी तालीम और सेहत की सहूलियात है मुयसर नहीं है। यहाँ पर तिब्बी सहूलतें हैं वो ना होने के बराबर हैं। ये बदकिस्मती है। जी इस्माइल राव साहब, शाहिद खाकान अब्बासी साहब को पता नहीं था, क्योंकि अभी ये कुछ दिन पहले यूसुफ रज़ा गिलानी साहब पर भी बहुत तनकीद कर रहे थे और वो कह रहे थे कि हमारे साथ जो है कोई ना कोई खिचड़ी पक रही है कहीं ना कहीं सेनेट में भी। तो किस तरह ये एतमाद किस तरह बहाल हो जाएगा दोनों बड़ी पार्टियों में? देखें ज़मीर साहब, असल मसला ये है कि जो मुश्तरका लायामल है हमारा, जाहिर है हमारी कोशिश है कि जितनी भी हम जमायतें अपोजिशन की इकट्ठी होंगी मिलके काम करेंगे, मिलके जदोजहद करेंगे। मौजूदा हुकूमत के खिलाफ तो कामयाबी यकीनन होगी, लेकिन हम तो अपने तौर पर मुसलसल इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ जो है वो पहले भी मैदान में थे, अभी भी हैं
और मैं समझता हूं कि ये देखें इस वक्त पाकिस्तान की ऐसी सूरत-हाल हो गई है और मौजूदा हुकूमत की जो कारकर्दगी है, परफॉर्मेंस है, उससे पाकिस्तान की अवाम इतनी मायूस हो गई है, इतनी दिलबर्दाश्ता हो गई है कि अब अगर आप जो अपोजिशन की जमायतें हैं वो तो छोड़ें, लेकिन अगर आप जो हुकूमत के इत्तेहादी बैठे हुए हैं, जो उनके साथ बैठे हुए हैं, जो उनके साथ वजारतें भी शेयर कर रहे हैं, हुकूमत में इत्तेहादी भी हैं, हिस्सेदार भी हैं, हुकूमत के शेयर होल्डर में, उन्होंने भी अब ये महसूस कर लिया है कि अगर हम अगले इंतखाबात में अवाम के पास जब हमें जाना पड़ेगा, अगर हम इमरान खान और पीटीआई के इत्तेहादी के तौर पर अगर अवाम के अंदर जाएंगे तो ये उन पे बहुत भारी पड़ेगा। उनको पता है कि हमें अवाम मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर देंगे। तो अब तो अपोजिशन तो पहले ही चलो ठीक है, इकट्ठे जदोजहद कर रही है या अलग जदोजहद कर रही है, लेकिन इस बात पे मुत्तफिक हैं कि इमरान खान को, इस हुकूमत को घर भेजना चाहिए। लेकिन अब तो जो हुकूमती इत्तेहादी लेकिन अब कोई एश्योरेंसेस मिली है, अब हुकूमती देखिए कोई एश्योरेंसेस मिली हैं जिसकी वजह से ये आपने एमक्यूएम भी और पीएमएलक्यू के साथ भी राब्ते बढ़ा रहे हैं? देखें हमारी जो एजेंडा है एक अवाम की एजेंडा, ये पाकिस्तान के अवाम की ख्वाहिश है। और इसमें ये देखें, ये उस हुकूमत के खिलाफ जो हुकूमत जिसका कोई कौल और फ़ैल नहीं है। अभी जैसे कमल साहिबा ने बात की और कह रही थी कि अब वो हमें बता रहे हैं जिन्होंने पूरे मुल्क को खंडर बना दिया, जिन्होंने पूरे मुल्क को आए थे मुल्क का कर्जा चुकाने, पूरे मुल्क को मकरूज कर दिया, आए थे करप्शन खत्म करने और करप्शन के बादशाह निकले कि इतनी करप्शन की है कि तमाम साहब रिकॉर्ड टूट गए। चले मैं चाहूंगा कि ये तो अब बिल्कुल इस्माइल राव साहब आपका पॉइंट आ गया। मैं चाहूंगा कैसर अहमद शेख साहब भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दें, तो फिर मैं कमल साहिबा का, क्योंकि कमल साहिबा कह रही है कि 2 अगेंस्ट चाहिए कि 2 बोल लें, तो उसके बाद मैं जवाब दूं और उसके बाद फिर मैं जाऊंगा कामरान मिर्जा साहब की तरफ। कैसर अहमद शेख साहब, यकीनन अभी कल एमक्यूएम का वफद भी शहबाज शरीफ साहब से मिल रहा है और पीएमएलक्यू से भी उनकी मुलाकात होगी। ये कोई इशारे हैं, कोई कहा जाता है कि जी कोई डील या ढील की भी बात होती रही है, ये क्या उससे कड़ी जोड़ी जा सकती है, या ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट आप लोगों की अपनी अवाम की मोहब्बत में ये सब कुछ हो रहा है? अमीर अरदर साहब, ये तो बाकी चीजें तो खैर मुझे नहीं कुछ पता, मैं आपको उस पर क्या कमेंट करूं, लेकिन मैं तो ये ग्राउंड रियलिटी देखता हूं जब मैं अपने हलकों में जाता हूं ना, वहां जो लोग परेशान हैं और जिस तरह ये आप देखिए ना, बड़ी अच्छी बात राव साहब ने अभी की कि जो इनके एलाई हैं वो ये महसूस कर रहे हैं। और मैंने खुद भी एमक्यूएम से कहा, एमक्यूएम को, मैं कराची में रहता हूँ, एमक्यूएम वाले कुलीग हैं, दोस्त हैं, मैंने उनसे कहा, खालिद मकबूल से, कि आप किस भारी भरकम बोझ को लेके इलेक्शन में जाएंगे। आप कराची जो है ना, कराची तो ज्यादातर मिडिल इनकम लोगों का शहर है, करोड़ों लोग रहते हैं और यहाँ पे जॉब्स करते हैं मुख्तलिफ। मैं कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का प्रेसिडेंट रहा, मैं जानता हूँ। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह वो अपना वोट बैंक जाया कर रहे हैं, वो अपने आप को नुकसान कर रहे हैं, उनको फायदा कुछ भी नहीं पहुंचना। और ये बात अब वो रियलाइज कर रहे हैं, यानी एमक्यूएम जो है वो दरमियाने इनकम के लोगों की जमात है। और पीटीआई तो आपने देखा, कमल जोसेफ साहब को याद नहीं रहा शायद कि ये एमक्यूएम के खिलाफ इनके जो लीडर साहब है वो गए थे, इंग्लैंड गए थे कुछ, वही मेरे पास सबूत है। और हम इनको, ये तो बिल्कुल ही ऐसी जमात है जो कि मुल्क के से गद्दार है, तो आज उन्हीं के साथ बैठे हुए हैं। इनके तो बात मैं इस बात में जानना ज्यादा नहीं चाहता, क्योंकि वो फिर बात हो जाएगी कि एक दूसरे के ऊपर इल्जामात की बात हो जाएगी। मैं तो इनसे चाहूंगा, कमल जोसेफ से, कि कोई परफॉर्मेंस अपनी बताए ना, कुछ चीज। ये 5.4 तो हटी है, 5.3 आपने एक्नॉलेज भी किया है कि ग्रोथ रेट हो गई है 5.3 डिस्पाइट कोविड। तो 5.3 है जी, कौन 3.5 साल, क्योंकि लोअर 2 साल तो कोविड के बीच में निकाल देना। 2021 तो आपको कोविड सिर्फ पाकिस्तान में आया क्या? इंडिया में हमसे ज्यादा नहीं है कोविड, उनकी ग्रोथ देख लेना बांग्लादेश। बिल्कुल चले, तो मेरा सवाल वहां पे था कि ये भी जो बड़ी जमातें इकट्ठी हुई हैं, क्या वजह है? कोई हालात तंग होने जा रहे हैं आप लोगों के ऊपर, या फिर कहीं से कोई इशारा है? नहीं, मैं कोई इशारे की बात ना, आपसे मुझे कोई अंदाजा नहीं है ना, मैं टीवी से ही सुनता हूं और टीवी पे। चले, मैं चाहूंगा कि कामरान मिर्जा साहब इजाजत दीजिएगा लोगों के ऊपर के
लोगों के पास जाएं, उनके हालात को देखें, उनके ग्राउंड उनसे- रियलिटी चेक जो है वो बिल्कुल। कमल शाह साहब, आप क्विकली दोनों का जवाब दे दें ताकि फिर मैं कामरान मुर्तजा साहब का भी पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं। बेसिकली तो तीनों का जवाब है ना। पहले कामरान मुर्तजा साहब बात करते हैं, ब्रेक से पहले वो जो ब्रेक से पहले कामरान मुर्तजा साहब आप बोल गए थे वो भी याद रखा हुआ इन्होंने। जाहिर है मैं हुकूमत की तरफ से बैठी हूँ, जो तनकीद है उसका जवाब देना मेरा सही। फर्ज भी है और हक भी है। देखिए, कामरान मुर्तजा साहब की बात से शुरू कर लेते हैं। उन्होंने बल्दियात का बड़ा रेफरेंस दिया कि जी हमारा बहुत बड़ा वोट बैंक है। मैं इनको सिर्फ याद दिलाती रखूं कि ये 11 जमातें भी इकट्ठी हुई थी, तो इन सब का मिलकर टारगेट एक ही जमात थी, उसका नाम है पीटीआई, जो पूरे पाकिस्तान में हर तरफ ये जो रीजनल छोटी छोटी जमातें हैं, हर खित्ते से ये सिर्फ पीटीआई का ही मुकाबला कर रही हैं। तो यहाँ से आप अंदाजा लगा लें कि पंजाब में पीपल्स पार्टी खत्म है, नून लीग तो वैसे ही सिंध में नहीं है, उन्होंने क्या लिख के दे दिया है, वो है ही नहीं वहां पर, ना वो इलेक्शन जीत सकते हैं। अभी जहाँ ये बैठ के शाहिद खाकान अब्बासी साहब रोना धोना डाल रहे थे, इस इलेक्शन जो मंदोखेल साहब का हुआ था उसमें ये आपस में भी वहां पर एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में भी पिटीशंस लेकर गए हैं। आपकी जीती हुई सीट उन्होंने जीती है। चलें, वो तो एक अलग बात है ना, वो तो एक अलग बात है। हमारी तो अभी भी कराची में जो इलेक्शन जीते हैं। अच्छा, अब आप एमक्यूएम की बात करें, अगर एमक्यूएम पीपल्स पार्टी का बोझ उठा के इलेक्शन जाके जीत कर आ सकते हैं ना, तो पीटीआई तो बहुत जबरदस्त काम करी, ग्रीन लाइन मंसूबा चला दिया, 80-80 हज़ार वहां पर पैसेंजर खड़े हुए। 14 सालों में ये पीपल्स पार्टी, अभी इस दफा के 14 साल, पिछले को तो छोड़ दें, एक एम्बुलेंस सर्विस नहीं दे सकी सिंध को। परफॉर्मेंस की बात करें, 18वीं तरमीम के बाद तो आपने स्टेट विद इन द स्टेट बना ली हुई है। अब तो सारे सूबे अपनी अपनी परफॉर्मेंस बताएंगे। मेरे सिंध वाले भाई जरा अपनी परफॉर्मेंस गिनवा देंगे। एक एम्बुलेंस सर्विस नहीं आप दे सके, पीने का आप पानी नहीं दे सके। आप तो मैजिशियंस हैं भाई, आप एक्सपीरियंस्ड हैं, आपसे तो जमहूरियत के सरचश्मे फूटते हैं। तो आपने क्या किया आज तक अवाम के लिए? और कराची के साथ आपने जो जुल्म किए, एमक्यूएम को 10 दफा तो बिलावल साहब बुला चुके और ओपनली आके कह रहे हैं कि आज हम आपको वजारतें इससे ज्यादा देंगे, छोड़ के आ जाओ। 3.5-4 सालों में तो वो साथ खड़े हुए हैं। हर बिल हमने पास कराया है, हर बजट हमने पास कराया। ये लात मार के हमारी हुकूमत गिराने का अरमान तो दिल में लेके बचपन से बैठे हुए हैं, जिस दिन से हम आए हैं। ये 3-3.5 साल दिन रात लगा के इनको उम्र कैद की तरह सबको लग रहे हैं। तो जो इनका दिल में आता है करें। और जो नो कॉन्फिडेंस की आपने पहले और नंबर गेम की सारी बात कर रहे थे, पीएमएलक्यू और एमक्यूएम मिल रही है अभी नंबर गेम्स की, और जो नो कॉन्फिडेंस का जब मौका आ रहा होता है, जब एक बिल पास कराना होता है, उस वक्त तो इनसे नंबर पूरे नहीं होते। मैं कहती हूँ बिस्मिल्लाह करें, इंतजार क्यों कर रहे हैं? 3.5 सालों में 6 दफा आपको मौका मिला, आके करते ना। हमारा तो वजीर आजम शेर की तरह खुद नो कॉन्फिडेंस पे आके उसने दोबारा कॉन्फिडेंस का वोट लिया है। मिलने को 100 दफा मिले। एमक्यूएम पे अभी रियासती बदतरीन जुल्म और लाठीचार्ज और जो वायलेंस की है वो सिंध हुकूमत ने की है। इनकी हुकूमत ने कराची में बैठे हुए, और ये जमहूरियत के बड़े अलमबरदार बनते हैं, ये अवाम की हुकूमत कहते हैं। वो वहां पे पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, इन्होंने उसको मारा पीटा और आप सबने वो दिखाया। नहीं, ये क्या बातें करें? पंजाब में हुकूमत बड़ी जबरदस्त है जी। अच्छा जी, अब 1 मिनट। शाहिद खाकान अब्बासी साहब समेत अयाज सादिक साहब के 2-3 और लोग हैं जो बेचारे अपना प्राइम मिनिस्टर का सीवी लेके चक्कर काट रहे हैं गेट नंबर 4 के। उनको मासूमों को तो पता ही नहीं है कि क्या वो बोल रहे हैं। वो जो खानदान, इनके जो खानदान जरदारिया और शरीफिया, वो भाई भाई बन जाते हैं ना। नीचे वालों को तो बेचारों को बाद में पता चलता है। और उनकी बेचारों की हैसियत क्या है? वो एक अगर शो कॉज नोटिस जारी कर दें बतौर सेक्रेटरी ऑफ पीडीएम सो कॉल्ड, तो वो अगला यूं फाड़ के कहते हैं कि हम ये फेंकते हैं। तो ये इनकी सारों की बाकियों की औकात है। मैं माजरत के साथ सिर्फ इतना बता दूं कि मरियम बीबी के जो नवासा नवासी है ना, वो भी इन सबके लीडर हैं, चाहे ये पढ़े लिखे हैं या काबिल हैं या जो भी है। जब उनको कोई एतराज नहीं है तो फिर उसमें क्या है? आप जमहूरियत की कलई खोल रही हूं। असल में तो ये जिस किस्म की डायनेस्टिक पॉलिटिक्स ये करते हैं। और एक सिर्फ कैसर अहमद शेख साहब ने परफॉर्मेंस पूछी, मैं सिर्फ इन्हें बता दूं, ये वही इंडिया है जिसमें मोदी मुसल्लत हुआ और कोरोना के दिनों में जो बदतरीन उसने अपनी आवाम के साथ सलूक किया। और उसका साइज देखें, उसकी जीडीपी का। एक और जुमला सुन लें, 90s में लास्ट टाइम वो आईएमएफ के पास गए, एक प्रोग्राम लिया एंड देन दे एग्जिटेड, और सस्टेनेबल ग्रोथ थी। आप लोग थे यहाँ मौजूद, आप लोगों ने क्या किया जी? कैसर अहमद शेख साहब, आपने 18 दफा नहीं, क्या किया? माजरत से मुझे ब्रेक की तरफ जाना चाह रहा है। अगर आप 40 सेकंड कुछ अगर ऐड कर दें तो फिर ब्रेक के बाद आपके पास दोबारा आऊंगा मैं। इस वक्त मेरा सारा टाइम इन्हीं को दे दीजिए, सारा टाइम इन्हीं को दे दीजिए। इन्होंने एक ही मामले में तरक्की की है, वो तर्जुमान जो है ना इनके उनके जो है ना वो काबू कर लेते हैं। दे देते हैं जी। मुर्तजा साहब, सर
कामरान मुर्तज़ा साहब, मैंने कहा कि एक ही काम में इन्होंने तरक्की की है, वो है इनके तर्जुमान जो है वो ठीक बोलते हैं, बाकी जो है ना वो कुछ जमीन पे काम आपको कोई नजर नहीं आएगा। बात ये है कि ये इसका टेस्ट क्या है, इसका टेस्ट ये नहीं है कि आप दूसरों का टाइम ले लें, ये इसका टेस्ट नहीं है कि आप जोर जोर से बोलें या उसको ओवर पावर करने की कोशिश करें जो एंकर पर्सन है। इसका टेस्ट ये है कि पब्लिक आपकी कारकर्दगी से मुतमिन है। आप भले कहते रहिए कि इसमें 5 पॉइंट इतने हो गए, 10 पॉइंट हो गए, फलाने पॉइंट हो गए, लोग महंगाई क्या तो मर रहे हैं, खुदकुशियां कर रहे हैं। हर रोज पेट्रोल की कीमत बढ़ती है, हर रोज बिजली की कीमत बढ़ती है, हर रोज गैस की कीमत बढ़ती है। कोई चीज ऐसी नहीं है कि जो सस्ती हो रही है। आप फिर इसके बाद एक और मनी बजट आने जा रहा है। तो जब आपकी कारकर्दगी ये है, पहले तो आपका इशू ये था कि आप जो है नाजायज हुकूमत थे, अब मसला ये है कि नाहल भी हैं। तो ये दोनों चीजें आपने स्टैब्लिश कर दी हैं। और अगर आज आपकी बैसाखियां निकल जाए, आप दूसरों को ताना दे रहे हैं, आज आपकी बैसाखियां निकालें, उसके बाद आप फारिग रहें। चलें, बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया। अगर आज आपकी बैसाखियां निकाल लें, ये शायद बासी साहब ने भी बात की थी। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का, मेरे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। कैसे रहे? मैं शेख साहब आपसे शुरू करूंगा। वक्त बहुत मुख्तसर है। ब्रेक में मुझे बताया कमल शौजब ने कि इनका वो जो कोई जहां से खबरें आ रही होती हैं, चौधरी शुजात साहब ने माजरत कर लिया कि यकीनन मुलाकातें होती हैं, सियासी गुफ्तगू होती है, लेकिन हम अलाइड हैं पीटीआई के और रहेंगे। जी कैसे रहे? मैं शेख साहब जी, ये तो मैंने भी उनका बयान सुना है। तो हर पार्टी का अपना अपना देखिए राय है। हमारा काम है एक दो सब पार्टियां आपस में मिलें। एमक्यूएम वाले कल आ रहे हैं, मियां शहबाज शरीफ साहब से मिल रहे हैं। तो पार्टियां एक दूसरे से डायलॉग करती हैं, मिलती हैं और कन्विंस करने की कोशिश करती हैं। और वो उन्होंने ये कहा ठीक है, वो उनके साथ हैं, हमें उसमें कोई एतराज नहीं है। जो पार्टी जिसके जो कबूल के जो उसको बेहतर लगता है। लेकिन मैं ये बताना आपको चाह रहा हूँ कि ये जो बोझ है ना अवाम का, जो महंगाई है, जो सारा लॉलेसनेस है और हालात जिस बुरी तरह खराब है, लोगों को परेशानियां हैं, उसमें ये एलआई चल नहीं सकेंगे। जैसे मैंने आपको एमक्यूएम की मिसाल दी, ये उनके अपने मफाद में, अपने मफाद में नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सही। मैं माजरत से मेरे पास वक्त कम है, तो अब मैं चाहूंगा कामरान मुर्तज़ा साहब, योर टेक ऑन दिस। अगर इसी किस्म का रिस्पॉन्स आता रहा तो फिर इन हाउस तो मुश्किल है, बोझ तो सारा आपके कंधों पर चला जाएगा स्ट्रीट पावर पे। वो बिल्कुल ठीक है, मगर इसके साथ आप देख लीजिएगा बाप पार्टी जो इनकी एक अलाई है, उसमें चेयरमैन सेनेट ने और सीएम बलूचिस्तान ने कल उन्होंने कहा कि जो ना पीटीआई जो है ना हमें जो ऐसी मुफ्त में हम इनके साथ चल रहे हैं और हम मतलब उन्होंने इसको भी अपना बैगेज जो है ना करार दिया है। तो इसका मतलब ये है कि डिससेटिस्फेक्शन जो है वो है, भले वो चौधरी शुजात साहब हों, दूसरे हों, तो अब साथ चलते हैं नहीं चलते हैं। तो इस तरह की जब पार्टियां जो है ना वो साथ चलती हैं तो उसकी कोई और रीजंस भी होती हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ये जो है ना ये नंबर पूरे करना या नंबर्स जो है ना बाकी जो है ना अलाइज के हवाले से ये पीपल्स पार्टी का या नून का जो है ना वो हेडेक है। हम जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा हम खुद होंगे या हमारे साथ कुछ जो है ना कुछ लोग और आ गए तो भी ठीक है, अदरवाइज जो है ना ये नो कॉन्फिडेंस वाला जो बेबी है ये इनका है। लेकिन कामरान मुर्तज़ा साहब, मौलाना फजल रहमान साहब दोनों की मावनत तो कर सकते हैं ना, हेल्प तो कर सकते हैं ना। जी मौलाना साहब एक अच्छे डीलर हैं, यकीनन जी मावनत करेंगे, लोगों के साथ बात कर सकते हैं, मगर उसमें जो है ना ये आइडिया जो है ये दो लोगों का आइडिया दो लोगों का। कामरान मुर्तज़ा साहब पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे शहबाज शरीफ साहब ने कहा ये लेके जाएंगे और वहां से भी परमिशन, तो मौलाना फजल रहमान साहब गो हेड तो दे देंगे ना कि जी अगर नंबर है तो चाहें। नहीं, मौलाना फजल रहमान देखिए उसको चेयर तो करते हैं, मगर मौलाना फजल रहमान के भी इख्तियार में नहीं है कि गो हेड दे नहीं, लेकिन पीडीएम के हवाले से उन्होंने मतलब बात की है शहबाज शरीफ साहब ने कि हम पीडीएम के फोरम से गो हेड लेंगे। नहीं लेंगे यानी लेने की कोशिश करेंगे। सही, बिल्कुल नून लीग उसका एक कंपोनेंट है, दूसरा जेयूआई है, बाकी इसके अलावा 9 जमातें और भी हैं। 9 जमातें और भी हैं, बिल्कुल सही, बिल्कुल। इस्माइल राव साहब, कोशिशें थक तो नहीं जाएंगे अगर कहीं से नाकामी होती है, जद्दोजहद जारी रहेगी? और दूसरा कि कुछ मामला टफ होने जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी की लीडरशिप भी बहुत अरसा अब उन्होंने बाहर एंजॉय कर लिया, अब उनको भी जरा मतलब केसेस के हवाले से तंग किया जाएगा, तंग होंगे।
खासतौर पर नए अकाउंटेबिलिटी जार के आने के बाद? पीपल्स पार्टी पे कब आसान हालात रहे हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे हमेशा मुश्किल हालात रहे हैं और मुश्किलात पैदा की जाती रही हैं, और कोई भी कैसे भी हालात हों उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो लाए अमल है, पॉलिसी है, उस पे। और फिर देखें, जिस हुकूमत का, मैं फकत एक बात करूंगा कि जिस हुकूमत का तमाम तर तवानायां फकत इस पे सर्फ हो रही हों कि किस तरह हुकूमत को बचाया जाए, किस तरीके से 5 साल पूरे किए जाएं, यानी कोई अवाम के फलाह के लिए कोशिश नहीं हो रही है, कोई महंगाई को कंट्रोल करने के लिए कोशिश नहीं हो रही है, कोई अवाम के लिए आसानियां पैदा करने के लिए कोशिश नहीं हो रही है। इस हुकूमत के लिए यही बड़ा चैलेंज है। अगर ये कर रहे हैं, या तो करप्शन के बादशाह बने हुए हैं या झूठ और फरेब के बादशाह बने हुए हैं कि किस तरीके से गलत काम करके फिर उनका दिफा किया जाए, या इत्तेहादी जो हैं रोज कोई न किसी इत्तेहादी के पास इमरान खान साहब घुटने टेकते हैं और उनको मनाने की कोशिश करते हैं, वहां ब्लैकमेल होते हैं। एमक्यूएम की भी दोबारा मीटिंग शेड्यूल हो गई है इमरान खान साहब। कंवल शौजब, देखिए, जहाँ तक हमारे एलाइज की टेंशन है तो घुटने तो आप उनके आगे टेकते हैं, हाथ भी बांधते हैं और कोनियों तक बांधते हैं कि खुदा का वास्ता आ जाओ, लेकिन अभी तक दाल नहीं गली। फलाई अवाम की फलाह की बात करें, मेरे भाई सिंध में रहते हैं, मैं इनसे हमदर्दी रखती हूँ क्योंकि वहाँ तक तो पहुँचती नहीं है। बाकी इस हुकूमत की फलाई काम तो एहसास प्रोग्राम को वर्ल्ड बैंक ने दुनिया में 3रे नंबर पे एक्नॉलेज किया है। हेल्थ कार्ड का जो सिस्टम ला रहे हैं वो तमाम उन सूबों में जहां हमारी हुकूमत है, आप जरा जाके पूछें कि पीपल्स पार्टी का है, नून लीग का है, JUIF का, किसी भी जमात का बंदा है, वो कार्ड उसको मिल रहा है। आप भी कोशिश करें, जो अरबों खरबों रुपए आपके वुजरा ने अपने घरों में संभाले में निकाल के गरीबों को हेल्थ कार्ड ही दे दें। ना आप उन्हें स्कूल दे सके, ना तालीम। हमने तो रिफॉर्म्स की, हमने आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन को वापस लेकर आए, और फलाह में हमने तो जिस महंगाई का दौर, जब इंटरनेशनली ग्लोबल महंगाई आई हुई है, कोरोना की वजह से लोगों के घरों में से जवान मौतें हुई हैं। और मैं माजरत के साथ कहूंगी कि हमारे जो बुजुर्ग बैठे हुए हैं, कैसर अहमद शेख साहब, इनके साथ कितना बड़ा हादसा और ट्रेजेडी हुई जब इनके जवान बेटे की डेथ हुई। आप पूछे तो सही, दुनिया में कितना कोहराम मचा हुआ है। नॉर्मैलिसी इंडेक्स पे पाकिस्तान टॉप 3 पोजीशंस में रहा है पूरी दुनिया में, जिन्होंने आवाम की मईशत को भी बचाया, मुल्क की और अवाम की जिंदगियों को भी। आप चाहे क्रेडिट दे ना दे, दुनिया इस वक्त क्रेडिट दे रही है, पाकिस्तान में गरीब को मरने नहीं दिया। आप लोग तो कभी रिसर्च लेकर आ जाते थे, चलती असेंबलियां बंद करा रहे थे कि जी सब बंद कर दो, भूख से कोई नहीं मरता, कोरोना से मर जाएंगे। सिंध में वो इनके जो मुराद अली शाह साहब हैं, ऐसे कर करके उनके वो ड्रामे आपने देखे होंगे। ये इमरान खान था जिसने 100 साल में आया हुआ ये पेंडेमिक, जिसको किस तरीके से दूर अंदेशी के साथ एनकाउंटर किया, और आज दुनिया एक्नॉलेज कर रही है। यूके का प्रेसिडेंट जो है, प्राइम मिनिस्टर UN में खड़े होकर एक्नॉलेज कर रहे हैं, आज वो इस मॉडल को फॉलो कर रहे हैं। यूरोप ने खोल दिए हैं बहुत सारे ममालिक। महंगाई चैलेंज है, मानती हैं? चैलेंज को एनकाउंटर करें, ग्लोबल चैलेंज है ये। जो मौलाना साहब, सुन लेना, मौलाना साहब ने जो तेल के कुएं अगर KP में बना के छुपाए हुए हैं तो वो दे दे, या हमें कोई चार्टर बताएं कि जब ये आएंगे, अगर इनका बहुत शौक है, क्या इनके पास चार्टर है, ये तेल की कीमतें कैसे कम करेंगे जब पूरी दुनिया में तेल की शॉर्टेज भी है, गैस की भी शॉर्टेज है। हम तो जा रहे हैं रूस, वजीर आजम इमरान खान साहब को रशिया बुला रहा है, और इस वक्त जो गैस पाइपलाइन का मंसूबा है वो सबसे बड़ा है। ये CPEC के हम इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में लेकर आ रहे हैं, और CPEC अपनी दूसरी बहुत शुक्रिया, उस पर शामिल हो। बात यकीनन आ गई। कंवल शौजब, कैसर अहमद शेख, कामरान मुर्तजा और इस्माइल साहब। नाज़रीन, आप अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।